प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने 11 प्रश्नों के हल देखे थे। किसी कारणवश वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया था, टेक्निकल मिस्टेक की वजह से। तो यहाँ हम 12वें प्रश्न से देखते हैं विद्यार्थियों। इस दूसरे वीडियो में पत्रकार को अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य कोई 4 बातें लिखिए। तो यहाँ ये जो प्रश्न दिया हुआ है पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न है, तो इसमें लिख सकते हैं विद्यार्थियों। इसमें सबसे पहले स्पष्टता होनी चाहिए लेखन में। पत्रकार जो लेखन है उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। एक तो संक्षिप्तता हुई, स्पष्टता हुई, निष्पक्षता हुई, सरल भाषा का प्रयोग इसमें होना चाहिए। तो ये 4-5 बातें हो सकती हैं: स्पष्टता, निष्पक्षता, सरल भाषा, छोटे छोटे वाक्य, संक्षिप्तता, इस प्रकार से हो सकते हैं। विद्यार्थियों 13वां प्रश्न है, कहानी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखते हैं हम कि कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। उनमें से आप लिख सकते हैं। जैसे पहला है कथानक, यानी कि कथा वस्तु जिसे कहते हैं। दूसरा है संवाद, जिसे कथोपकथन कहते हैं। तीसरा है पात्र, यानी कि जिसे चरित्र चित्रण भी कहते हैं। चौथा है देश काल और वातावरण। पांचवा है भाषा शैली और छठा है उद्देश्य। इस प्रकार से ये कहानी के प्रमुख तत्व 6 तत्व हो सकते हैं। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, रेडियो की वे खूबियाँ जो उसे अन्य माध्यमों से विशिष्ट बनाती हैं, उनको लिखिए। ऐसा बताया गया है विद्यार्थियों कि रेडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य माध्यमों से उसे विशिष्ट बनाती हैं। तो प्रमुख जो उनमें भिन्नताएं हैं वो इस प्रकार से हो सकती हैं कि रेडियो क्या है, तात्कालिक है, लचीला है, सस्ता माध्यम है। तात्कालिक है, लचीला है, सस्ता माध्यम है, जो श्रोताओं की कल्पनाओं को जगाकर दृश्य बनाता है और इसे कोई भी कार्य करते हुए आसानी से हम सुन सकते हैं। ये खूबी जो है वो रेडियो में पाई जाती है। विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आया आपको, बहुत ही सरल आया है, जयशंकर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ विद्यार्थियों जयशंकर प्रसाद के बारे में मुख्य चीज़ें आपको लिखनी थी। जैसे 1889 में जन्म हुआ वाराणसी में, 1937 में मृत्यु हुई। इनको प्रमुख छायावादी कवि माना जाता है, छायावाद के ब्रह्मा इनको कहते हैं। प्रमुख कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार के रूप में ये हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए हैं। कविता के रूप में देखते हैं आंसू, लहर, कामायनी, झरना, इस प्रकार से उपन्यास देखते हैं कंकाल, तितली, इरावती। कहानी के रूप में देखते हैं छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल। नाटक देखते हैं चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री। इस प्रकार से हम बहुत सी चीज़ें इनके बारे में, जो इनकी काव्य रचना संसार है उसके बारे में लिख सकते हैं। यदि आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्यिक परिचय लिखा है तो उसमें 1907 में इनका जन्म हुआ, आरत दुबे का छपरा बलिया यूपी में, और 1979 मृत्यु हुई। यहाँ निबंधों के रूप में देखते हैं अशोक के फूल, विचार वितर्क, कल्पता, अशोक, आलोक पर्व। उपन्यास देखते हैं चारुचंद लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनामदास का पोता। इस प्रकार से हम कई उनके साहित्यिक स्थितियों को हम स्पष्ट कर सकते हैं। विद्यार्थियों खंड 6 जो है आपका, इसमें बताया गया है, पहला प्रश्न है इसमें 16 नंबर का, यह दीप अकेला कविता में कवि दीप को पंक्ति को क्यों देना चाहता है, इसका आशय स्पष्ट करवाया लेखक ने। तो प्रिय विद्यार्थियों इसमें व्यष्टि और समष्टि 2 चीज़ों के लिए बताया गया है। इसमें व्यष्टि जो है वो दीपक का प्रतीक है और जो पंक्ति है दीपकों की वो समष्टि का प्रतीक है। कहने को इस कविता में कहा गया है अज्ञे जी के द्वारा कि कवि दीप को पंक्ति को इसलिए देना चाहता है कि व्यक्तिगत सत्ता चाहे कितनी भी समर्थ हो, गर्व भरी हो, परंतु वह सहज हो, वह समाज या समष्टि का एक अंग है। और कहा गया है कि व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने से विश्वबोध की भावना परिपुष्ट होती है। तो भले ही कितना विकसित हो कोई व्यक्ति, लेकिन जब तक वो समाज के साथ नहीं मिल पाता है तो अपना और समाज का वो भला नहीं कर पाता है। विद्यार्थियों अगला प्रश्न अथवा के रूप में इसमें था कि बनारस कविता के आधार पर बनारस की विशेषताओं को उजागर करिए। तो यहाँ बनारस की जो विशेषताएं विद्यार्थियों वो विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं कि बनारस गंगा नदी के तट पर बसा हुआ प्रसिद्ध और प्राचीन शहर है। तो दूसरा विशेषता हो सकती है धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिकता का संगम है। संगीत का और ललित कलाओं का प्रमुख केंद्र ये है। और अगली विशेषता हो सकती है प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के साथ नवीनता के दर्शन कराने वाली ये कविता है। यहाँ विद्यार्थियों अगले प्रश्न की ओर जब हम चलते हैं तो 17वां प्रश्न दिया हुआ है, शेर लघु कथा के माध्यम से लेखक ने व्यवस्था पर किस प्रकार से प्रहार किया है, विस्तार से समझाइए। तो विद्यार्थियों इसमें
बताया गया है शेर नामक लघु कथा में, जो कि असगर वजाहत जी के द्वारा लिखित है। शेर को व्यवस्था का प्रतीक बताया गया है। शासनीय सत्ता तभी तक चुप रहती है जब तक उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। उसका विरोध करते ही वह खूंखार हो जाती है वो व्यवस्था। इसमें व्यंग्य किया गया है, विद्यार्थियों शासन सत्ता जनता को झूठे प्रलोभन देती है। सत्ता सुखभोगी होती है, स्वार्थी होती है, हिंसक होती है और वो दिखावा करती है। यहाँ विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, मुझे भूख नहीं है, नानी चलो खा लें, मुझे भूख लगी है। संभव के इन विरोधाभासी कथनों के आधार पर उसकी मनोदशा का वर्णन कीजिए। यहाँ विद्यार्थियों जो स्थिति बनती है संभव की, जो पारो का जो प्रथम उनका मिलन हुआ था उसके आधार पर दो चीज़ें वो दिखाई देती हैं इस पाठ के अंतर्गत। पहले वो कहता है मुझे भूख नहीं, और दूसरी बार वो कहता है नानी चलो खा लें, मुझे भूख लगी है। तो यहाँ पर जो मुझे भूख नहीं है उसके बारे में आपको लिखना था कि पारो का बिछड़ना है और उसको वो देर तक देखता देखता वो घर पहुंचा है, नानी को उसकी चिंता हुई है, उसका मन उस खाने में नहीं है, इसलिए उसने कह दिया होगा कि मुझे भूख नहीं है। और भूख लगी है वो कब कहा था विद्यार्थियों, जब वो सो गया था और जागने पर पारो से मिलने की जो आशा है, उत्साह है उसके मन में आ गया है। सो उसके आधार पर से वो उत्साह से भरा हुआ था वो भूख लगने की बात वो यहाँ पर कहता है। 18वां प्रश्न है, विद्यार्थी सूरदास की झोपड़ी नहीं उसके सपनों की चिता जल रही थी, पंक्ति को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो यहाँ विद्यार्थियों सूरदास के सपनों की जो चिंता है वो ये है कि झोपड़ी जल जाने का दुख उसे नहीं है, उसे पोटली के जल जाने का दुख है। वह क्योंकि वह पोटली जो थी उस सूर्य की उम्र भर की कमाई थी, उसे कई काम करने थे, पुण्य कर्म करने थे, पिंडदान गया जाकर के पिंडदान करना था, मिठुआ का विवाह करना चाहता था वो। तो इस प्रकार से उनके सपनों का यहाँ पर नाश हुआ है। मालवा अगला है, अथवा में मालवा प्रदेश की नदियों मालवा के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करता था। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों मध्य प्रदेश की जो मालवा का यहाँ पर वर्णन किया गया है पाठ के अंतर्गत, अपना मालवा खाओ उजाड़ू संस्कृति में, उस पाठ के अंतर्गत बताया गया है मालवा की जो मिट्टी है उसकी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई। मालवा की नदियों की स्थिति है, उद्गम और विस्तार का अपना महत्व है, वहाँ के जनजीवन और संस्कृति का अपना वैशिष्ट्य है वो यहाँ पर बताया गया है। मालवा की जो बारिश है लोगों के जनजीवन को समृद्ध बनाती है और खुशियाँ मनाने को वो उत्साहित करती है। विद्यार्थियों यहाँ पर खंड द के अंतर्गत जो आपको गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी थी उसके अंतर्गत देखते हैं। यह जो पहली जो व्याख्या आई है आपकी पठित जो है आपकी, दुनिया में त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, परार्थ नहीं है। तो ये विद्यार्थियों आपकी कोटज नाम का जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी वहाँ से लिया गया है। तो उसमें आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या उसके अंतर्गत जो कुछ विभिन्न शब्दावली है उसको विशेष लगा करके वो आपको इस प्रकार से ये लिखनी थी। तो यहाँ पर कोटज नामक निबंध से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। अगला है विद्यार्थियों जी नहीं कोई संवाद नहीं, संवदिया जो पाठ है आपका, संवदिया कहानी है फणीश्वर नाथ रैनी की, उससे यहाँ पर ये स्थितियाँ दी गई। तो आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष इस प्रकार से वो जो व्याख्या है वो पूर्ण करनी थी। देखिए विद्यार्थियों इसमें 20वां जो प्रश्न है वो ये जो ऐसी कैसी पंक्तियां वैसे आपके पाठ्यक्रम में है ये, लेकिन कक्षा 10 का जो प्रश्न पत्र हुआ था इसी वर्ष उसमें ये पंक्ति आ गई थी अपठित गद्यांश के रूप में। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, ये पाठ है। और तोड़ो नामक जो कविता है रघुवीर सहाय जी की उसको यहाँ पर दे दिया गया है और उसकी कुछ पंक्तियाँ हैं। विद्यार्थियों उद्बोधन परकी कविता है और इस कविता के माध्यम से सृजन के लिए कवि प्रेरित करता है और प्रकृति से मन की तुलना यहाँ पर की गई है। तो विद्यार्थियों यहाँ प्रसंग संदर्भ प्रसंग व्याख्या विशेष लिख करके हम इस रघुवीर सहाय जी की तोड़ो जो कविता है उसको हम लिख सकते थे। विद्यार्थियों अथवा के रूप में यहाँ पर भरतराम का जो प्रेम है अयोध्या कांड से लिया गया, उसमें भरत की मनोदशा जो है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। प्रत्येक पंक्ति के भावों को स्पष्ट करते हुए आप व्याख्या लिखते हैं इसमें। और भरतराम का प्रेम अयोध्या कांड भरत की मनोदशा का जो चित्रण है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों एक विषय पर निबंध लिखना था, उसमें आपको रूपरेखा बना करके संकेत बिंदु बना करके सबसे पहले प्रस्तावना है, उसके बाद में 3-4 आपको संकेत बिंदु यानी कि बिंदु लिखने थे, अंत में उपसंहार लिखना था। तो यहाँ विद्यार्थी इस प्रकार से आप देख सकते हैं
पेपर को ज़्यादा सरल भी नहीं कह सकते, ज़्यादा कठिन भी नहीं कह सकते। ये एक अच्छे स्तर का पेपर है। अब आप अपना मिलान कर सकते हैं और कितने नंबर पर आप पहुंच रहे हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। बने रहिए आप हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।